A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know very well from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is balance of payment, and it is the last chapter of your macroeconomics. So in this we have already discussed about the meaning of the balance of payment, economic transactions in the BOP, balance of payment accounting, what is balance of trade, differentiation between the balance of trade and the balance of payment, as well as in the last class we have started the topic that is components of the balance of payment. So in the component of the balance of payment we have seen that there are two components, balance of current account and the balance of capital account. So in the last class we have already discussed about the balance of current account. So in today's class we are going to start the balance of the capital account. So let's get started. Balance on the current account. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए करंट अकाउंट के? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, थर्ड वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड द फोर्थ वन इज दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. अभी नेक्स्ट टॉपिक है कि बैलेंस ऑन दी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. कब जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस शो करेगा. तो कह रहा है इन अ करंट अकाउंट रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क आर एंटर्ड एज दी क्रेडिट्स आइटम्स एज दे आर रिप्रेजेंट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं? डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, हमें पेमेंट हमें क्या है रिसिप्ट हो रहा है, या कह सकते हैं कि इनकम हो रही है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से. तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव आइटम है, बिकॉज दीज ऑल आर इंक्लूडिंग इन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं? ये इनफ्लो कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज इट इज दी पॉजिटिव आइटम्स एंड इट विल क्रिएट इन दी और एड इन दी इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में क्या करेगा? ये एडिशन करेगा. फिर पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम पेड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड वर्क आर एंटर्ड एट द डेबिट आइटम एज दे रिप्रेजेंट आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, जब भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, या इनकम पेड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, या हम लोग यूनिलैटरल ट्रांसफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वन साइडेड पेमेंट कर रहे हैं, जैसे गिफ्ट्स दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे निगेटिव आइटम है. क्यों निगेटिव है? क्योंकि इससे हमारी कंट्री का पैसा क्या है? वो बाहर जा रहा है. सो इट विल रिकॉर्ड इन दी डेबिट साइड ऑफ दी करेंट अकाउंट, मतलब करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा? रिकॉर्ड होगा. फिर है द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज बैलेंस ऑन दी करेंट अकाउंट. कि जो भी नेट वैल्यू आएगी क्रेडिट साइड की और जो भी नेट वैल्यू आएगी डेबिट साइड की, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ दी करेंट अकाउंट. कि करेंट अकाउंट का क्या है? ये बैलेंस है. फिर सरप्लस ऑन दी करेंट अकाउंट इम्प्लाइज नेट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. जब करेंट अकाउंट में सरप्लस होगा, सरप्लस कब होगा? व्हेन क्रेडिट इज मोर देन दी डेबिट. जब क्रेडिट साइड क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू डेबिट, उसको हम लोग बोलेंगे नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, अब जब क्या होगा? डेफिसिट इन करेंट अकाउंट. डेफिसिट इन करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि क्रेडिट इज लेस देन दी डेबिट. क्रेडिट साइड क्या है? वो कम है एज कंपेरिजन टू दी डेबिट. तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू डेबिट, मतलब कि हमारी कंट्री में इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू आउटफ्लो. तो जब इनफ्लो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू दी आउटफ्लो, तो उसको बोल रहे हैं नेट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. वही बात आती है कि अगर डेफिसिट हो रहा है करेंट अकाउंट में, मतलब कि डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट. डेबिट क्या है? वो क्रेडिट से ज़्यादा है. तो वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेट आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज हमारी कंट्री से हम लोग पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं सर्विसेज का, गुड्स का, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इनकम जो हो रही है वो हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो डेबिट हमारा ज़्यादा हो जा रहा है एज़ कंपेरिजन टू द क्रेडिट साइड,
सो दिस इज नेट आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में क्या पढ़ा? करंट अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस between the resident of the country and rest of the world, between the resident of the country and rest of the world, which do not cause any change in asset and liability status of the government. जो क्या करती है गवर्नमेंट की asset और liability status को affect नहीं करती है. ठीक है, तो इसमें करंट अकाउंट में हम वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो भी बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहा है, जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है. तो इसमें हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं? इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये दोनों क्या है? अगर सरप्लस कब होगा करंट अकाउंट में? जब क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. इसमें डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू दी क्रेडिट. सो दिस इज द बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट. नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट. ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा किसका? करंट अकाउंट का. करंट अकाउंट में जो हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे वो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट की अफेक्ट नहीं कर रहा था. अब ये क्या होगा? इसमें वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करेगा. ठीक है, मतलब इसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डू कॉजेज इन चेंज इन द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा. कैसे? आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसमें क्या हो रहा था? बोरोइंग्स कर रहे थे. जब हम लोग बोरोइंग करेंगे तो हमारे ऊपर क्या होगी? लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हमें वो कहीं ना कहीं हमें पे करना ही है. फिर अगर यही बात आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अपने जो भी असेट्स है उनको सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो भी असेट है वो भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है और लायबिलिटी हमारी क्रिएट होगी. तो वो सारे आइटम जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. सिंपल सा है कि वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस की गवर्नमेंट को अफेक्ट करता है वो सारे आइटम्स हम लोग क्या हैं? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो देख लीजिए. सो कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री and rest of the world which cause a change in the asset or liability status of the resident of the country or government. तो इसमें हो गया which causes a change in asset and liability स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को क्या करता है? अफेक्ट करता है. विच कॉजेज अ चेंज इन दी असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. सो कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल नेचर. ठीक है, जो भी कैपिटल अकाउंट में असेट एंड लायबिलिटी किस नेचर के होते हैं? फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं दैट इज फर्स्ट वन इज बोरोइंग एंड लेंडिंग. ठीक है, सेकेंड वन इज दैट इज इन्वेस्टमेंट. And the third one is that is change in foreign exchange reserve. Change in
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, जैसे उसके कंपोनेंट्स हम लोग ने पढ़े थे ना करंट अकाउंट के, साथ ही साथ हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे ना, तो चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। करंट अकाउंट में क्या था कि रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which do not cause any change in the asset and liability status of the government. Capital account में क्या है? In this account we record all those economic transactions between the resident of the country and the rest of the world which causes a change in the asset and liability status of the government. जो government की asset and liability status को क्या करता है? affect करता है। करेंट अकाउंट में इसमें कौन कौन से हम लोगों ने कंपोनेंट लिए थे? पहला लिया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। सेकंड लिया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। थर्ड जो हम लोगों ने लिया था वो क्या था? आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब अगर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो सबसे पहला बोरोइंग एंड लेंडिंग। कैसे? जब हम लोग कहीं से बोरो करेंगे, ठीक है, हम लोग कहीं से बोरो कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से वी आर बोरोइंग, तो क्या है, बोरो करेंगे तो हमें इन रिटर्न देना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ये क्या कर रहा है? लायबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट की अफेक्ट कर रहा है। लेंडिंग, ठीक है, अभी तक हम लोग बोरो कर रहे थे, अब यह है अब तो हम लेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो भी हमारी असेट को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि हमें उनको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्टमेंट में भी टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वो भी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारे असेट की को क्या इम्पैक्ट करता है, हमारे असेट या तो इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है कि जो भी सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, वो क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? मतलब जो विच कॉजेज अ चेंज इन दी असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी बोरोइंग एंड लेंडिंग। सो पुट डाउन दी हेडिंग दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो अब देखते हैं कि बोरोइंग एंड लेंडिंग के थ्रू कैसे ये गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करता है। borrowing and lending, ठीक है। सो देखिए, इट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन्स ऑफ द लोन। जो भी बोरोइंग एंड लेंडिंग में हम लोग बेसिकली डील किससे करते हैं? लोन से। या तो हम लोग लोन लेंगे, बोरो करेंगे, या तो हम लोग लोन को लेंड करेंगे, मतलब देंगे। तो कह रहा है कि इसके भी क्या है? टू टाइप्स के, दैट इज कब कब हम लोग बोरो और लेंड करेंगे, उसके क्या मोटिव होंगे कि कब हम लोग बोरो करेंगे और कब हम लोग लेंड करेंगे। तो सबसे पहला है प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स। प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सो दीज अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और द प्राइवेट सेक्टर। ये क्या है? ये ऐसे असेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करती है जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है या जो प्राइवेट सेक्टर है, उनकी असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन। क्योंकि जो भी फॉरेन मतलब बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी क्या करती हैं? लोन तो लेंगी ना, क्योंकि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या करेंगी? लोन लेंगी। तो वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन क्या करती है? वो फॉरेन से लेती हैं। रिसिप्ट ऑफ सच लोन आर रिकॉर्डेड एज द पॉजिटिव आइटम्स एंड रीपेमेंट इज रिकॉर्डेड एज द निगेटिव आइटम। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं, राइट। हम लोग कहीं से, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं से बोरो कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? मुझे पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो इट विल रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब अगर हम लोग क्या करें? इसका रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको दे रहे हैं। जब देंगे तो हमारे पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज। तो प्राइवेट ट्रांजेक्शन होने का मतलब है
कि असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस किसकी अफेक्ट करिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोन को ले रहे हैं और लोन को दे रहे हैं। जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड, जब दे रहे हैं रिपेमेंट कर रहे हैं उस लोन का तो वो क्या हो रहा है, हमारे आप पास से पैसा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो होगा, और जब आउटफ्लो होगा तो ये किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। ठीक, सेकेंड है दैट इज ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। तो प्राइवेट ट्रांजेक्शन मतलब कि ये ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और ऑफिशियल ट्रांजेक्शन मतलब ये ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है, इसमें कौन था, प्राइवेट कर रहा था, एंड इट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि these affect asset and liability status of the government of a country। ये गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट की asset and liability status को अफेक्ट कर रहा है। प्राइवेट वाला प्राइवेट सेक्टर की asset and liabilities को अफेक्ट कर रहा था, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन ये गवर्नमेंट की asset and liability status को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोरोज लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है लोन को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। गवर्नमेंट बोरो करेगी कहाँ से, या तो वो विद इन द कंट्री करेगी या आउटसाइड द कंट्री, मतलब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया था कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। अब जब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सारों को बोरो करेगी, रिसिप्ट होगा, और जब रिसिप्ट होगा तो वो क्या होगा, इसका क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जब इन्हीं का वो रिपेमेंट करेगी लोन का, अब लोन ली है तो वो उसको रिपे तो करेगी ना करेगी, जब रिपे करेगी तो गवर्नमेंट के पास से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, सो इट विल रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड। ठीक है, तो ये है आपका दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग। बोरो अगर कर रही है, अभी आपको लगेगा बोरो कर रही है तो फिर तो मतलब कि उसके पास से पैसा तो जाएगा ही जाएगा, वो अलग बात है, बट एक बार जब बोरो करेगी तो उसके पास तो फंड आएगा तो वो इनफ्लो होगा, और जब इनफ्लो होगा तो इट विल रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। जब उन्हीं का वो रीपेमेंट करेगी, उनको पे करेगी तो उसके पास गवर्नमेंट के पास से पैसा जाएगा, जब जाएगा तो आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो बोरोइंग एंड लेंडिंग मतलब बोरो कर रहे हैं हम लोग, मतलब कहीं से ले रहे हैं, लेंडिंग करना मतलब हम कहीं पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, लोन से रिलेटेड होता है। इसको टू वे में हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये बोरोइंग एंड लेंडिंग करता कौन है। सो इट इज़ डन बाय द प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होता है और ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होता है। ठीक है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन मतलब कि कौन करता है, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एज वेल एज जो भी प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो जब भी वो लोग क्या करती हैं, बोरोइंग करती हैं, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड होता है क्योंकि पैसा वो कहीं से ले रही हैं तो इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड। अब कहीं उसी का वो रिपेमेंट करिए, लोन लिया था गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने, सॉरी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ने अगर लोन लिया था तो वो उसका रीपेमेंट करेगी तो आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन में असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट की अफेक्ट करता है। इसमें असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस प्राइवेट सेक्टर की करता था, इसमें गवर्नमेंट का करता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स करती है। कहाँ से गवर्नमेंट बोरो करेगी, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करेगी तो उसको उसको बोरो करेगी तो वो रिसीव होगा, जब उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा उसी लोन का विथ द इंटरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, और जब आउटफ्लो होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज इन्वेस्टमेंट। जैसे पहला आपका बोरोइंग एंड लेंडिंग था ना, इसका कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक, कि कैपिटल स्टॉक में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सो इट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन किसका कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं। सो दीज मे बी प्राइवेट और ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या हो सकता है, अब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है या तो प्राइवेट सेक्टर भी करती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको पता है ये जियो अंबानी हो गए या टाटा, ये सारे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो प्राइवेट भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करती है। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ऑफिशियल
ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और प्राइवेट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. अब जब भी हम लोग बाहर अब्रॉड में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. सब करते हैं, ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है. तो ये इन्वेस्टमेंट अब्रॉड करने के 2 टाइप्स हो जाते हैं. ठीक है, सबसे पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दिस इज FDI. इन शॉर्ट हम लोग इसको FDI बोलते हैं और इसको बोलते हैं FPI. ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है. तो जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करी है तो पूरा जो असेट पे कंट्रोल है 100%, फुल कंट्रोल जो असेट पे है वो अगर है तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और FPI हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो हो रहा है, तो उसमें जिस असेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस पर पार्शियल कंट्रोल होता है, मतलब फुल कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं कभी आप लोग सुने होंगे कि, अभी तो नहीं सुने होंगे कि 100% FDI है, मतलब पूरा कंट्रोल उस पर असेट पे जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करी पूरा है. तो जब पूरा कंट्रोल असेट पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, गवर्नमेंट का हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि जिस पे भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है, कुछ परसेंट का. जैसे आप लोग देखे होंगे कि 50% का ही क्या है, बस कंट्रोल है. 50% मतलब वो सारे क्या हैं, FPI. जब फुल कंट्रोल है किसी भी असेट पे, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो बोलते हैं कि जिस पे पार्शियल कंट्रोल ओवर दी असेट, जो भी इन्वेस्टमेंट जिस पे भी हम लोग कर रहे हैं उस पर पूरा हमारा कंट्रोल नहीं है. यहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किसी भी चीज़ पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कोई भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है. सब करते हैं, हम लोग भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं. यही तो हम लोग ने बात किया था ना LPG में, कि जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी तो ग्लोबलाइजेशन में हुआ था ना कि अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिए थे, सो दैट वो लोग भी क्या है, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें और हम लोग भी उनकी कंट्री में इन्वेस्ट करें. ठीक है, तो जब भी किसी पे भी अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कर रहे हैं या हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं तो पूरा कंट्रोल हमारा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और अगर पार्शियल कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहा है, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन असेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी असेट को परचेज करना इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, which gives full control to the buyer over the asset. जो क्या है, बायर को पूरा फुल कंट्रोल दे देता है ओवर दी असेट. किसी भी असेट पे फुल कंट्रोल मिल रहा है, जिसमें दे रहा है फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन फर्म बाय ITC लिमिटेड. जो ITC लिमिटेड है उसमें क्या है, फॉरेन फर्म का पूरा कंट्रोल हो गया. ठीक है, सो दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट as it gives direct and full control to the Indian firm over the asset. इसको क्या बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल क्या है, इंडियन फर्म को दे रहा है कोई भी असेट पे. पूरा कंट्रोल इंडिया का है या बाहर की कोई कंपनी का पूरा कंट्रोल इंडिया पे है. ठीक है, सो परचेज ऑफ असेट्स अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन दी नेगेटिव साइड. जब भी हम लोग असेट को परचेज करेंगे, जब परचेज करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा क्या होगा, आउटफ्लो होगा. हम कुछ परचेज करते हैं, कोई भी शॉप पे जाते हैं कि 10 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदते हैं, तो हमारा पैसा क्या है, वो जा रहा है. जब जा रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है, और जैसे ही आउटफ्लो होता है दैट मीन्स वो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड. और जब भी हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज सेल ऑफ द असेट. हम लोग असेट को सोल्ड करेंगे कहीं भी फॉरेन मार्केट में, तो हमें क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का. और जैसे ही इनफ्लो होता है सो इट विल रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज
हेयर इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर हैपनिंग। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई भी कंट्री किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो अगर उसका असेट पे फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल है मतलब अगर वो इंश्योरेंस पे कर रही है या हेल्थ सेक्टर में कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है, उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, तो वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर परचेज कर रहे हैं असेट को, हम लोग बाहर कोई भी अमेरिका से कोई भी असेट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं तो क्या है, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। अगर हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट साइड होगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इट विल रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। अगर हम लोग असेट को सोल्ड कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, हमारे यहाँ इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो होने का मतलब है इट विल रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ थिंग। नेक्स्ट आता है दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन असेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डज नॉट गिव कंट्रोल ओवर द असेट। इसमें हम लोग असेट को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बट उस असेट पे हम लोग का फुल कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ अ शेयर ऑफ ए फॉरेन फर्म बाय द टाटा इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो टाटा इंडस्ट्री है, टाटा, वो लोग क्या करें, फॉरेन कंट्री के, फॉरेन की कोई इंडस्ट्री है उस वहाँ के सेल को परचेज कर रहे हैं। सेल को परचेज करें मतलब कुछ वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, पूरा ही फॉरेन इंडस्ट्री को ही नहीं वो परचेज कर लिया, वो उनके शेयर्स को ही परचेज करा है। तो उन पे क्या है, थोड़ा ही सा कंट्रोल उनके असेट पे, पूरा कंट्रोल असेट पे नहीं होता है। सो परचेज ऑफ अ शेयर ऑफ ए फॉरेन फर्म इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन फर्म एज इट गिव्स ओनली पार्शियल कंट्रोल ओवर द असेट, क्योंकि वो बस पार्शियल कंट्रोल असेट पे दे रहा है। और अगर हम लोग परचेज करते हैं, परचेज करेंगे तो सेम चीज़, ये क्या है, निगेटिव है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव आइटम है, तो ये किधर रिकॉर्ड होगा, दैट इज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लास्ट वन इज दैट इज चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको और क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस। सो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, this is the third component of the balance of the capital account. Change in foreign exchange reserve, जिसको और क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट, मतलब अगर हम लोग मनी के टर्म्स में बात करते हैं तो हमारे यहाँ कोई भी कंट्री में सेंट्रल बैंक ही सारे मनी के टर्म्स में काम करती है। तो इंडिया में कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि इसमें क्या है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोरो किया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अमेरिका से क्या किया है, कुछ 100 करोड़ को बोरो किया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या है, अब गवर्नमेंट के पास इतना एनफ अमाउंट में मनी भी नहीं है कि वो उस 100 करोड़ को क्या कर पाए, रीपे कर पाए। ठीक है, इंडिया ने अमेरिका से 100 करोड़ लिया है, बट इंडिया अब इस कैपेबिलिटी नहीं है उसकी कि वो उसको क्या कर पाए, पे कर पाए। अब इस केस में यहाँ पे इंडिया क्या करेगी, इंडिया के पास दो ऑप्शन है। इंडिया या तो वो क्या करेगी, या तो अपने जो भी उसके असेट हैं, ठीक है, असेट को सोल्ड आउट करेगी। जो भी इंडिया के असेट हैं, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, या अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, या वो अपने शेयर्स को क्या करेगी, सेल करेगी, या तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या उसके पास ऑप्शन है कि वो फिर से कहीं से बोरो करेगी, फिर उस डेफिसिट को फाइनेंस करेगी। समझिएगा, क्योंकि यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट होगी, थोड़ी सी समझ जाएंगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कोई भी कंट्री या कोई भी सेंट्रल बैंक अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अपने असेट एंड लायबिलिटी पे को जो भी मैनिपुलेशन करती है, या तो वो
असेट को क्या करती है, सोल्ड आउट करती है, या वो कहीं ना कहीं से बोरोइंग करती है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज फाइनेंसिंग द डेफिसिट, डेफिसिट को फाइनेंस करना बाय सेलिंग द असेट एंड टेकिंग द बोरोइंग्स फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। फिर से सुनिए कि अगर इंडिया क्या है, इंडिया ने 100 करोड़ लिया है अमेरिका से, बट इंडिया क्या है, अब कैपेबल नहीं है कि वो उस 100 करोड़ को क्या कर पाए, उनको दे पाए। उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी या तो उसके पास जो भी असेट्स हैं, ठीक है, कोई भी उसके PSUs हैं या कहीं पे उसके शेयर्स हैं, उनको क्या करेगी, या तो वो सोल्ड आउट कर देगी, या उसके पास ऑप्शन बचेगा कि फिर जाके किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोलेगी कि मुझे आप फिर 100 या 150 करोड़ लोन दे दो, है ना। फिर अगर वो मांगेगी, अगर वो 100 या 120 करोड़ किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेती है, फिर वो उसको क्या करेगी, अमेरिका को जाके देगी कि ये लीजिए आपका जो भी हम लोगों ने लिया था वो आपको मैं पे कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि अपने डेफिसिट को, अपने लॉस को भी फुलफिल करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए फिर से क्या करना, लोन ले लेना। तो ये अगर किसी भी कंट्री के लिए बढ़ रहा है, अगर किसी भी कंट्री के लिए अगर ये लोन और लेती जा रही है, वो बढ़ रहा है, तो किसी भी इकॉनमी, किसी भी कंट्री के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली पैसा लेती जा रही है तो क्या है, उसके ऊपर तो प्रेशर बन रहा है ना, क्योंकि उसको फिर वो पेमेंट करना ही है। इसको हम लोग हमेशा इसीलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। वही सेम चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज़ कि अगर वो 100 करोड़ ली थी, बट अब उसको क्या है कि उसके पास इनफ अमाउंट में पैसा था, अब उसको ज़्यादा कहीं और से इंस्टीट्यूशन से लेना नहीं पड़ रहा। अब अगर ये कम हो रहा है तो कंट्री के लिए क्या है, अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि उसको कम लेना पड़ रहा है। कम लेने पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने 100 का एग्जांपल लिया था, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करी थी, वो 120 करोड़ ले रही थी, मतलब जितना है उससे ज़्यादा ले रही थी। जब वो ज़्यादा ले रही है तो उसके लिए लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको फिर कहीं ना कहीं वो पैसे को वापस ही करना है, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। बट अगर वो 100 करोड़ का है और उसके पास ऑलमोस्ट 80 करोड़ का उसके पास पैसा है, बट 20 करोड़ उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगी, कहीं से लेगी। तो जो या 30 करोड़ अगर वो ले रही है, इस केस में वो क्या है, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब वो कम ले रही है तो डैट मीन्स ये किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट्स, ये क्या होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और जब वो ज़्यादा ले रही है तो इसका आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, तो ये किधर साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्पोनेंट ऑफ दी कैपिटल अकाउंट। कि कैपिटल अकाउंट के ये सारे क्या हैं, कॉम्पोनेंट है। फिर वही सेम चीज़ की बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में कब होगा, कि जब भी इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज जो भी है वो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और जो भी आउटफ्लो है वो किधर साइड में होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और इन दोनों का नेट और नेट क्रेडिट बैलेंस अगर है इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑन द क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। और सरप्लस कैपिटल अकाउंट का कब होगा, कैपिटल अकाउंट का सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट इज मोर देन दी डेबिट साइड, ठीक है। जब क्रेडिट साइड क्या होगा, जब मोर देन डेबिट साइड से होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जब क्रेडिट साइड इज लेस देन दी डेबिट साइड, तो ये होगा नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। नेट इनफ्लो कब होगा, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगा, और आउटफ्लो कब होगा, जब क्रेडिट इज लेस देन दी डेबिट साइड।